बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त व्लॉग करने से पहले जो मेरी कैफियत है, और ये कैफियत फ़ख्र की कैफियत है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि मेरे खून की गर्दिश तेज़ हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले आपको ये बताऊं कि कतर के वज़ीर आज़म, जॉर्डन के वहाँ पे बादशाह, और इसके साथ ही इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म के साथ बैठ के शहबाज शरीफ क्या बात कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ और ट्रंप जो आपस में इशारों से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि एयरबेस, बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका जो कुछ करने जा रहा है, उससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और उसमें बड़ी हैवी और लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही फिर खबर आ जाती है एक एयर वाइस मार्शल इंडिया के, और वो बताते हैं कि हम यहाँ पे ड्रोन की एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। तो फिर मेरा दिल जो है वो खुशी से चहलने लगता है। और इसके साथ ही फिर जब मोदी का ख्याल आता है और अशोक सिवान की ट्वीट मेरे सामने आती है, तो फिर उसके बाद तो मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें यह लिखा हुआ था कि तअस्सुब की ऐनक उतार के देखो। और फिर जब मैंने इसको उसी कैफियत में देखने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 माह के अंदर वो कुछ कर दिखाया है जिसकी हम ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि ख्वाब तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। 72 सालों से इतने नाजुक हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं कि ख्वाब देखने का मौका ही ना मिला। लेकिन इस वक्त जो UNGA से फुटेजेस आ रही हैं, ऐसे लगता है कि मोदी इन तमाम फुटेजेस को ऐसे देख रहा है जिस तरह ट्रंप ने चाइना की मिलिट्री परेड कमरे में बैठ के टीवी पर देखी, और उसके बाद फिर उसने ट्वीट की कि हाँ मैं देख रहा हूं। लेकिन इस वक्त मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इतनी हिम्मत होती तो वो UNGA जाता अमेरिका और जाके ट्रंप को भी फेस करता और पाकिस्तान को भी फेस करता। इस हवाले से बड़ी ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस वक्त बात हो रही है अहमियत की, हर चीज़ की अहमियत की, कि इस तस्वीर की क्या अहमियत है, इस मीटिंग की क्या अहमियत है, और पाकिस्तान की इस सारे मामले के अंदर क्या अहमियत है। तो मैं आपको बता दूं कि बात हो चाहे साउथ एशिया के खित्ते में अहमियत की, बात हो मशरिक़ वुस्ता में अहमियत की, बात हो मुस्लिम दुनिया में अहमियत की, या बात हो पूरी दुनिया में अहमियत की, इस वक्त पाकिस्तान हर एक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नागुज़ीर हो चुका है। हम ये देख रहे हैं कि खलीज की अमीर तरीन रियासतें इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी फौज अमन के लिए गजा भेजे। जाहिर सी बात है, खलीजी ममालिक पर जब ये प्रेशर पड़ेगा तो फिर जब जिसने उनको सिक्योरिटी की गारंटी दी है वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा जो क्रेडिट है इस वक्त, ऑल क्रेडिट गोज़ टू मोदी। क्योंकि अगर मोदी पाकिस्तान पर हमला ना करता तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब ना होता। अगर मोदी पाकिस्तान पर हमला ना करता और हम उसको मुंह तोड़ जवाब ना देते तो पाकिस्तान खलीज के करीब ना होता। और इसी तरह अगर मोदी हमला ना करता तो ना ही ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात होती, और ना ही शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात होती, जिसकी बड़ी लंबी कहानी आपके सामने आने जा रही है। 50 मिनट की ये मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद जब सारे निकल रहे होते हैं, आप फुटेज में देख लें, लोग आवाज़ें मार मार के पूछ रहे होते हैं कि बताएं क्या हुआ। तो उसके बाद फिर उस वक़्त तो किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने यह कहा 50 मिनट की इस मीटिंग के अंदर कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मीटिंग है और बहुत ही कामयाब मीटिंग रही है। और उसने कहा कि मेरी 32 मीटिंग है, उन 32 मीटिंगों के अंदर ये मीटिंग सबसे ज़्यादा अहम है। और उसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ और ट्रंप की फुटेज भी सामने आ जाती है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप
ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान समेत जो इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक हैं वो उनकी हेल्प करें, और उन्होंने कहा कि अगर ये ममालिक ये मामला हल नहीं कर सकते तो फिर और कोई भी नहीं कर सकता। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जब उम्मत के 57 ममालिक में से 7 ममालिक को चुना गया इस बात करने के लिए, इस अहम मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा था। अब उसमें ट्रंप मुस्लिम उम्मा से ये चाहते हैं कि सीज़ फायर हो तो तमाम हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही वो कहते हैं कि फेजेस के अंदर इस्राएली फ़ौज की विड्रावल हो और वहाँ पे हमास का बिल्कुल ख़ात्मा करके फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को सारा कंट्रोल दिया जाए। लेकिन उससे पहले जो 2 चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं और जो गले की हड्डी बन सकती हैं, उनमें सबसे पहले ये है कि वहाँ पे जब इसराइल की फ़ौज को निकालने के लिए वहाँ पे फैसिलिटेट अरब ममालिक की फ़ौज करे, वही फ़ौज भी हो सकती है जिसकी कमांड राहील शरीफ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक चीज़ें वाजिया नहीं। और इसके साथ ही ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वो तमाम की तमाम फंडिंग वहाँ पे रीजनल प्लेयर्स हैं, वो कौन हो सकते हैं, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और इस तरह के ममालिक सारे के सारे होंगे। जाहिर सी बात है उनसे वो मदद मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी तो दे सकता है, हमारे पास देने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये तस्वीर आप देखें कि किस तरह कतर के अमीर झुके हुए हैं, किस तरह जॉर्डन के बादशाह झुके हुए हैं और किस तरह इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म भी सोफे से गिरने वाले हैं कि वो कान लगा के ये बात सुन लें। और दरमियान में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंतहाई अहम इशू के ऊपर बात की जा रही है। ये तस्वीर आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा पेश कर रही है कि अब पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी के हवाले से किन किन ममालिक के मुआहदे और एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और इसके साथ ही फिर जब एक और तस्वीर और फुटेज मेरे सामने आती है और जिसके अंदर शहबाज शरीफ हाथ मिला रहे हैं ट्रंप से, तो फ़ौरन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये आपस में बात क्या कर रहे हैं। फिर मैंने इशारों और किनारों को समझने की कोशिश की तो मुझे ये समझ आई कि आते ही शहबाज शरीफ ट्रंप का हाथ पकड़ते हैं, बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ते हैं और उनको ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना है, शायद मैंने तुम्हें अफ़गानिस्तान के बारे में बताना है, शायद मैंने तुम्हें मशरिक़ वस्ता के बारे में बताना है, लेकिन जो तुम जानना चाहते हो मुझे मोदी और भारत के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तो सिर्फ मैं और तुम इशारे होते हैं और उसके बाद फिर ट्रंप ये कहते हैं कि ठीक है, फिर वाइट हाउस में मिलते हैं और उसके बाद वो थंब का निशान देते हैं। बहुत कुछ इशारों से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मामलात हैं वो अगले 24 घंटे के अंदर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। अब यहाँ पे एक ट्वीट के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा भी यही ख्याल है कि अशोक सिवान ये कहते हैं कि जनाब शरीफ जब चाइना गया तो वहाँ पे उसको रेड कारपेट वेलकम दिया गया, उसको फ्रंट लाइन पे जी ने अपने साथ बिठाया और मिलिट्री परेड को अटेंड करवाया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब शरीफ अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो ये देखते हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो उन अहम तरीन जो लीडरान हैं उनकी मीटिंग में भी वो पेश होता है। तो मोदी जी 11 साल आपको हो गए पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते, लेकिन लग ये रहा है कि इस वक्त खुद मोदी और इंडिया आइसोलेट हो चुके हैं और पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। अब इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान नवंबर में कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 1.5 माह का अरसा इसमें रह गया है और कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट रॉयल विजिट है ये 19 सालों में। तो मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि इमरान खान के दौर में तो वो पाकिस्तान आए थे, तो क्या वो उस वक़्त एक वज़ीर की हैसियत से आए थे या एक क्राउन प्रिंस की हैसियत से आए थे, और इस दफ़ा वो एक बादशाह की हैसियत से कैसे आ सकते हैं। बहरहाल इस सवाल के कई जवाबात थे, लेकिन मुझे अभी तक इस हवाले से इतना वेरीफाइड नहीं है। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि मेजर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर।
हम तुर्की के साथ मिलके यहाँ पाकिस्तान के अंदर खान की फैक्ट्री भी लगाएंगे, जिसके अंदर मलेशिया और सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके साथ ही हम PFX GF-17 थंडर का ब्लॉक 4 वो भी पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं, 4.5++ जनरेशन का, लीडिंग टू 5th जनरेशन फाइटर जेट। जाहिर सी बात है, चाहे ड्रोन्स की फैक्ट्रियां हों या चाहे मिसाइलों की, इस वक्त लगता यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ तमाम फील्ड्स के अंदर अपने मुआहदे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ और बहुत सी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्योंकि मामला यह है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और हर मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंतहाई अहम है। जब मैंने एक बयान सुना, इंडोनेशिया के सदर हैं, उन्होंने ये कहा और ये मैसेज उनका वायरल हुआ है कि अगर आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी इसराइल को ना दी, उनको गारंटी ना दी, उसको रिस्पेक्ट ना दी और उसको रिकॉग्नाइज ना किया गया, तो कभी भी इस खित्ते के अंदर अमन नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर मेरे जहन में फौरी तौर पे वो तमाम 7 लीडरान आए जो कि वहाँ पे मौजूद थे, और यकीनी तौर पे उनके दरमियान इस तरह की मुशावरत हुई होगी। तो मैंने देखा कि तुर्की पहले ही तस्लीम कर चुका है इसराइल को, सऊदी अरब कतर के बारे में अफवाहें उड़ रही थीं, UAE और बहरीन इब्राहिम अकार्ड कर चुके हैं, जॉर्डन के बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त, और इजिप्ट के बारे में भी आपको पता है तस्लीम करने के हवाले से। तो मैंने कहा ये तो फिर पाकिस्तान मुश्किल में फंस जाएगा। लेकिन बहुत से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का स्टेटस देना है और उनको इस जुल्म से आज़ाद करवाना है, तो आपको इसराइल को भी तस्लीम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बहस भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन इस वक्त मुझे शहबाज शरीफ की जो डिप्लोमेसी है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी जो सफारतकारी है वो हैरान कुन नज़र आ रही है। किस तरीके से वो वहाँ पे ऑस्ट्रिया के वज़ीर आज़म को उन्हीं की ज़ुबान में वेलकम करते हैं, किस तरह वो अरबी में अपना पैगाम देते हैं, किस तरह वो ट्रंप को घेरते हैं। तो बहरहाल इस वक्त कह के इज़्ज़त, मिलनसारी और वफादारी के साथ जो है वो कहते हैं कि साडा हक भी इत्थे रख, और पाकिस्तान अपना हिस्सा साथ साथ वसूल कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बगराम एयरबेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका आया तो बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। जी हाँ, इन शॉर्ट आपको ये मैं बता दूं कि वहाँ पे इस वक्त जासूसी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के हवाले से अमेरिका को फ़ायदा होने जा रहा है। और बात यहाँ पे हमारे सामने जो आई है वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान इसके ऊपर गुफ्तो शनीद चल रही है। लेकिन इसके अंदर जो फ़ायदा कहा जा रहा है वो ये है कि वहाँ पे ड्रोन्स आएंगे और इस तरह के इक्विपमेंट्स आएंगे जो कि दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से ही, अफ़गानिस्तान के अंदर फितना और ख़वारिज को ख़त्म करने का चांस मिल सकता है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान फेस कर सकता है बगराम में आने के बाद वो ये होगा कि जाहिर सी बात है चाइना ने कंपटीशन करना है अमेरिका के साथ और अमेरिका ने कंपटीशन करना है चाइना के साथ, और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर बुरे तरीके से फंस सकता है। बहरहाल इस वक्त हालात और सूरत हाल इंतहाई उम्मीद अफजा है और अभी तक सब कुछ बेहतर है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।